Hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to do the quick revision of John Keats Ode to the Autumn. ठीक है, Ode to the Autumn मतलब पोएम है ऑटम से रिलेटेड, ऑटम सीजन से रिलेटेड, जो जॉन कीट्स ने लिखी थी. ठीक है जी. और इस पोएम में तीन मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तीन मेन कंसेप्ट्स हैं. ठीक है, जिसमें से डायरेक्ट आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट, तो वही तीन क्वेश्चंस आज हम प्रिपेयर करेंगे. इस पोएम में ये तीन ही क्वेश्चंस हैं, इनको ही अच्छे से कर जाओ. ठीक है जी, ये पोएम आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ये पोएम वैसे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आज क्विक रिविजन है तो फटाफट से रिवाइज करेंगे. राइट, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट. ठीक है जी, तो विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई रोमांटिक पोएट था तो वो जॉन कीट्स थे. ठीक है, उससे पहले रोमांटिक पोएट ये चीज़ कहने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इन एक्चुअल इज रोमांटिसिज्म. रोमांटिसिज्म क्या होता है? ठीक है, अगर आप लोग अभी अपने माइंड में सोच रहे हो आपके अकॉर्डिंग बीइंग रोमांटिक मीन्स वही कैंडल लाइट डिनर्स एवरीथिंग, नॉट दैट. ठीक है, रोमांटिसिज्म पोएट्स के अकॉर्डिंग हमेशा जब वो नेचर की बात करते हैं, उसकी ब्यूटी की बात करते हैं, उसको बोला जाता है. राइट, सो लेट्स सी फर्स्ट कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है. रोमांटिसिज्म इट्स द टर्म which describes the movement in the arts and the literature. और ये जो कंसेप्ट है रोमांटिसिज्म का, ये स्टार्ट हुआ था लेट 18th सेंचुरी में और ख़त्म कब हुआ था? इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी. ठीक है, और इसमें मोस्टली क्या होते हैं, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं रोमांटिसिज्म के? इट्स इमोशन, ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड होती है, इमेजिनेशन से रिलेटेड होती है, ब्यूटी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है सारा रोमांटिसिज्म. और वैसे ही जो जॉन कीट्स हैं, विलियम शेक्सपियर है, इनको रोमांटिक पोइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा नेचर की बात करते हैं, अपनी जितनी भी पोएम्स होती हैं ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर अपनी पोएम्स लिखते हैं. ओड टू द ऑटम मीन्स, ओड का मतलब क्या होता है? पोएम. ठीक है जी, तो अभी जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट हम बात कर रहे हैं, तो कुछ और फेमस फिगर्स मतलब और कुछ फेमस जो पोएट्स हैं, राइटर्स यू कैन से, जो रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग मतलब जो अपनी पोएम्स हैं वो लिखते हैं. एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एक एस.टी. कॉलरिज हो गए और एक जॉन कीट्स हो गए. ठीक है जी, जॉन कीट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट. ठीक है, जो जॉन कीट्स हैं वो इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं. His poetry is characterized by several features, जैसे कि मतलब बिकॉज उनकी पोएट्री में ये सब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने ये ओड टू ऑटम ही लिखी है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे. पहले उन्होंने अपनी पोएम में ब्यूटी की बात की है. ब्यूटी किन चीज़ों में देखते हैं वो? नेचर में, आर्ट में, माइथोलॉजी में, ह्यूमन रिलेशंस में जो ब्यूटी है उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं. सेकेंड, लव फॉर द नेचर, मतलब नेचर को वो डीपली अप्रिशिएट कर रहे हैं. इमेजिनरी, उन्होंने इमेजरी बहुत यूज़ की है, इमेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जो ऑटम सीज़न है वो एक तरह से मेरे लिए एक ह्यूमन है जो ग्रीन फ्लोर पे आके बैठा है, ग्रीन ग्रासी फ्लोर पे, मतलब उनकी इमेजिनेशन देखो आप. ठीक है, तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं. फिर सिम्बोलिज्म टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो सिम्बलाइज कर रहे हैं वो, जैसे हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हो गए. ठीक है जी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गए. ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं? मोर्टैलिटी को, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है. अब ऑटम सीज़न चल रहा है, इसके बाद अब विंटर सीज़न आने वाला है, तो इन चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं. इतनी मतलब उनकी डीप इमेजिनेशन है. एंड थॉट्स सेलिब्रेटेड चेंजिंग सीजन एंड साइकिल ऑफ लाइफ. ठीक है, वो मोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कैसे लाइफ चेंज होती रहती है, कैसे सीजन्स चेंज होते रहते हैं. ये एक सबसे पहले मतलब एक तरह से इन्होंने ना ये जो ऑटम सीज़न, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो सीज़न चला गया उसकी बात कोई पोएट नहीं करता, कोई पोएट ऐसी बात नहीं करता. बट जो जॉन कीट्स थे उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ जाने वाली है और कौन सी चीज़ आगे, कौन सा सीज़न आने वाला है. तो ये कैसे पोएट थे जिन्होंने डीपली उस चीज़ को इमेजिन किया कि कैसे लाइफ का साइकिल चलता रहता है, एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न आ रहा है. ठीक है, वैसे उन्होंने मोर्टैलिटी के साथ उसको कंपेयर किया. मोर्टैलिटी मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ टेम्पररी है. ठीक है,
फिर उन्होंने अपनी पोएम्स में इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, रियलिटी को अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं, मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, सिमिलीज यूज़ करते हैं। देन कम ग्लो ऑफ इमोशन। कीट ने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स एंड पैशंस इन हिज पोएम, जैसे जॉय, सॉरो, फियर, ये सब चीज़ें वो एक्सप्रेस करते हैं। ह्यूमन इमोशंस की वो बात करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, आई होप ये इतना क्लियर हो गया आपको कि जॉन कीट्स को एज अ रोमांटिक पोएट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो क्या है, अपनी पोएम्स में ज़्यादातर ब्यूटी, लव फॉर द नेचर, अपनी इमेजिनेशन, इमोशंस, उन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। जॉन कीट वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। फर्स्ट जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ आते थे। ही लिव्ड अ शॉर्ट लाइफ, ठीक है। जो मतलब जॉन कीट्स थे वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ, मतलब 25 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज उनको ट्यूबरकुलोसिस था, ठीक है जी। हिज पोएम बिकेम मोर अप्रिशिएटेड आफ्टर हिज डेथ। जैसे उनकी डेथ हुई उसके बाद उनकी पोएम्स को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने लगी। बेस्ट नोन फॉर हिज ओड्स, मतलब ये मोस्टली ओड्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे, विच एक्सप्रेसेस इमोशन एंड थॉट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। क्योंकि इनकी जो पोएम्स होती थी, इनके जो ओड्स होते थे ना, मोस्टली वो एक्सप्रेस करते थे इमोशंस को, थॉट्स को, अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे नेचर हो गया, आर्ट हो गया, लव हो गया, डेथ हो गया, ब्यूटी होगी, इमोशंस हो गए, उनसे रिलेटेड इनकी पोएम्स होती थी, ठीक है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे ये। ही बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में बिलीव करते थे, चीज़ों को इमेजिन करते थे, मतलब देखते थे कि कौन सी चीज़ क्या सिंबलाइज कर रही है, कि इनका क्या रिलेशन है, वो कंपैरिजन करके देखते थे चीज़ों को, और क्रिएटिविटी में बिलीव करते थे ओवर रीज़न एंड लॉजिक। कहते हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता, ठीक है, वो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पर बिलीव करते थे। जबकि बाकी जो जितने भी पोइट्स वगैरह होते हैं अपनी पोइट्री लिखते हैं या सिंपल स्टोरीज लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिंपल लॉजिक सा लगा के एक स्टोरी बना देते हैं, ठीक है। बट जो जॉन कीट्स थे वो उनकी हर चीज़ में क्रिएटिविटी, मतलब कुछ डिफरेंट होता था और इमेजिनेटिव होता था। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गया कि इनको रोमांटिक पोएट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी पोएम्स में रोमांटिसिज्म होता था। रोमांटिसिज्म क्या होता है, जब हम नेचर की बात करें, इमोशन की बात करें, इमेजिनेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, ठीक है जी। और इनकी हर पोएम में ये चीज़ें होती ही होती थी, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता था, एज अ रोमांटिक पोएट। आई होप ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया कि जॉन कीट्स को हम एज अ रोमांटिक पोएट क्यों बोलते थे। तो 10 नंबर का सिर्फ इतना करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, द रीइंकार्नेशन ऑफ पैस्टोरल इन दी जॉन कीट्स। नाउ कोई भी देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले उसके मीनिंग समझ आने चाहिए। रीइंकार्नेशन क्या होता है, पैस्टोरल क्या होता है, भारी भरकम शब्द हैं, जिसको नहीं आते उसके पहले मीनिंग पता होना चाहिए। सो लेट्स सी द मीनिंग फर्स्ट। रीइंकार्नेशन क्या होता है, दैट पीपल हु हैव डाइड कैन लिव अगेन इन द डिफरेंट बॉडी, ठीक है। जॉन कीट्स ने बोला कि अगर कोई पर्सन, जैसे रीइंकार्नेशन इसलिए बोला गया वो पैस्टोरल इन जॉन कीट्स, क्योंकि जॉन कीट्स जो थे ना, एक्चुअल में 25 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, बट वो और जीना चाहते थे और वो और ओड्स लिखना चाहते थे। फिर पैस्टोरल क्या होता है, कनेक्टेड विद द प्लेजेंट कंट्री लाइफ, कि देखा गया कि जॉन कीट्स थे, चाहे उनकी डेथ हो गई थी, फिर भी कहीं ना कहीं उनके जो ओड्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और पैस्टोरल मतलब जो उन्होंने अपनी ओड लिखी थी ना, टू दी ऑटम, वो कहाँ लिखी गई थी, एट द कंट्री साइड, ठीक है, जहाँ पे वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे, जिस वजह से इस टॉपिक को नाम दे दिया गया रीइंकार्नेशन ऑफ पैस्टोरल इन जॉन कीट्स, ठीक है जी। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। रीइंकार्नेशन की पर्सन चाहे मर जाता है फिर भी कहीं ना कहीं जो उसकी सोल है ना वो आसपास ही रहती है। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि वो 25 की उम्र में चाहे उनकी डेथ हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, फिर भी उन्होंने और टू दी ऑटम जो लिखी, आज भी उसको याद किया जाता है, ठीक है जी। तो अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर कैसे लिखोगे। जॉन कीट्स पोएम टू ऑटम alludes to the pastoral tradition of poetry
बाय सेलिब्रेटिंग द कंट्री साइड एंड डिस्क्राइबिंग द नेचर। ठीक है, वो इस टॉपिक के थ्रू मतलब बताना चाहते हैं, इस कंसेप्ट के थ्रू, कि जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने द ऑटम लिखी। ठीक है, और वो किस टाइम पे लिखी गई, ऑटम सीजन को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कंट्री साइड में। ठीक है, वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और सेटिंग्स की बात करें कि उस टाइम जब दी ऑटम लिखी गई, सेटिंग्स क्या थी, कहाँ पे लिखी उन्होंने, सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड ड्यूरिंग द ऑटम। ठीक है, कंट्री साइड में, इंग्लिश कंट्री साइड में सेटिंग थी इनकी ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। इन्होंने ये पोएम लिखी थी, ओड लिखी थी। थीम क्या थे मेन, एक्चुअल में मेन थीम क्या था ये चीज़ लिखने का, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ द ऑटम, ऑटम सीजन की ब्यूटी को सेलिब्रेट करना, एंड द अबंडेंस ऑफ द सीजन, कि कैसे सीजन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, कैसे ऑटम के बाद अब विंटर्स आने वाली हैं, कैसे जो फ्रूट्स हैं वो राइपन कर गए हैं, क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग हो गई है उनकी, while also acknowledging the decay and change that come with it। और साइड बाय साइड वो बता रहे हैं कि कैसे जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं, सीजन्स चेंज होते रहते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें क्या है, मॉर्टल होती हैं, टेम्पररी होती है। कोई भी चीज़ इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग इज़ परमानेंट। ठीक है, फिर इमेजरी की उन्होंने बात की, मतलब उन्होंने इमेजिनेशन किया, उन्होंने कंपेयर किया ऑटम को एक पर्सन से जो एक ग्रीन फ्लोर पे बैठा है, ग्रीन ग्रास पे बैठा है। उन्होंने बोला कि मैं एक तरह से, मतलब वो बताना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की कि मेरे लिए ऑटम सीज़न एक क्लोज़ फ्रेंड की तरह है, जिसको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे पास आके बैठे और मैं उससे बातचीत करूँ। राइट, देन उन्होंने कुछ साउंड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया, जैसे साउंड्स ऑफ द बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड सिम्बलिज्म। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि उनकी हर चीज़ में सिम्बलाइज्म होते थे, सिम्बल्स होते थे, कुछ ना कुछ वो सिम्बलाइज करते थे। जैसे राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स सिम्बलाइजेस डेथ, कि कैसे अब सीज़न चेंज होने वाला है, कैसे वो वाला सीज़न ख़त्म होने वाला है और न्यू सीज़न आने वाला है। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। मतलब यही वो बताना चाहते थे। रीइंकार्नेशन का मतलब क्या होता है कि जो सीजन्स हैं एक तरह से चेंज होते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ वहीं पे रह जाती है दूसरी बॉडी में। जैसे कि ऑटम आया, फिर विंटर्स आए, फिर सीज़न चेंज होंगे, फिर ऑटम आएगा, फिर वैसे ही विंटर आएगा। मतलब वो चीज़ चलती रहती है। इंसान की बॉडी ज़रूर मर जाती है, बट जो सोल, जो मेन चीज़ है वो लाइव रहती है। ठीक है जी, आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। 10 मार्क्स में ऐसे लिखोगे आप इसको, रीइंकार्नेशन एक तरह से आपने एक्सप्लेन करना है। नाउ थर्ड टॉपिक जो इसमें है मेन, दैट इज डिसजॉइंट बिटवीन अर्ली एंड लेट रोमांटिसिज्म। ठीक है, एक्चुअल में इसमें क्या है, अर्ली एंड लेट रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है इसमें, कि जो जॉन कीट्स है ना, वो बता रहे हैं कि कैसे ऑटम सीजन स्टार्ट हुआ और पासिंग वैसे ही टाइम पास हो रहा है। जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी पोएम है ना जो वो 3 स्टेंजास में डिवाइड की है। फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने एज ऑटम को एज अ क्लोज फ्रेंड बोला। ठीक है, उन्होंने बजिंग ऑफ बीज की बात की थी। और सेकंड में उन्होंने क्लाउड्स की बात की थी। उन्होंने बताया क्लाउड्स कैसे रेन देते हैं और कैसे अर्थ को नरिश करते हैं, इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया। थर्ड में जाके उन्होंने बोला कि अब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए हैं, फ्रूट्स राइपन हो गए हैं, अब विंटर सीजन आने वाला है। और उन्होंने बताया ये साइकिल क्या है, चलता रहता है। ठीक है जी, तो वही चीज़ उन्होंने इसमें बताई है, द डिसजॉइंट बिटवीन अर्ली एंड लेट रोमांटिसिज्म, कि कैसे कोई चीज़ आती है और अब फाइनली वो ख़त्म होने वाली है। रोमांटिसिज्म अब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या होता है, लव फॉर द नेचर, ब्यूटी, ह्यूमन इमोशंस, ये सब चीज़ें। राइट, सो इन Ode to the Autumn, John Keats considered as a late romantic poet, जॉन कीट को एज अ लेट रोमांटिक पोएट कंसीडर किया गया। कीट्स फाइंड द ब्यूटी इन द इनएविटेबल एंड ऑफ द साइकिल। मतलब कीट्स एक ऐसे पर्सन थे, जैसे हम अपनी भी बात करें ना, हम समझ लो हम पोएट हैं, तो हम कोई चीज़ जो आने वाली है हम उसके बारे में लिखेंगे, बट जो कीट्स थे वो बहुत डिफरेंट थे। वो जो चीज़ जाने वाली है उसके बारे में लिख रहे हैं, ऑटम सीज़न जो ख़त्म होने वाला है और न्यू विंटर सीज़न आने वाला है। मतलब आप देख सकते हो उनकी इमेजिनेशन कितनी तेज़ है, उनकी क्या क्रिएटिव माइंड था उनका, कि जो उन्होंने जो चीज़ जाने वाली है उसके बारे में लिख रहे हैं।
ठीक है, हाईलाइटिंग द बिटर स्वीट नेचर ऑफ द टाइम पासिंग एंड द अप्रोचिंग विंटर्स। ठीक है, वो बता रहे हैं कि कैसे जो ऑटम सीजन है कैसे टाइम पास हो रहा है और फाइनली विंटर्स आने वाली हैं, जबकि वो आई नहीं है और ऑटम सीजन गया नहीं है। उन्होंने क्या बीच की मतलब बात की है एक तरह से। ठीक है, सो पॉइंट बना के लिखोगे, फोकस ऑन द डिक्लाइन। Keats embraces the rich, mature aspects of the late harvest season। उन्होंने हार्वेस्टिंग सीजन की बात की है कि कैसे क्रॉप्स हार्वेस्ट होने को तैयार हैं। Seeing the beauty in its gradual fading and quiet preparation for the winters, कि कैसे जो हार्वेस्टिंग हो रही है, थ्रेशिंग ऑफ द क्रॉप्स हो रही है, कैसे उनका जो कलर है वो फेड हो रहा है और विंटर्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है फाइनली। देन सेंसरी डिटेल्स, इन्होंने इमेजिनेशन यूज़ की ऑफ द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, बीज, बजिंग ऑफ द बीज एंड द वार्म सनलाइट। ठीक है, कि कैसे वो सनलाइट है जो पड़ रही है फ्रूट्स के ऊपर और कैसे वो फ्रूट्स हैं वो राइपन हो रहे हैं, पक रहे हैं, विंटर के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ को उन्होंने क्या किया, एक तरह से कनेक्शन बना दिया अर्ली एंड लेट रोमांटिसिज्म के बीच। देन एक्सेप्टेंस ऑफ मोर्टैलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन इट्स सैडनेस, सैड होने की बजाय कि ऑटम जा रहा है और विंटर्स आ रही हैं, उन्होंने सैड होने की बजाय ही फाइंड्स द ब्यूटी इन द साइकिल ऑफ द नेचर। उन्होंने इस चीज़ में भी ब्यूटी ढूंढ ली कि जो ये साइकिल है चलता रहता है। इट्स मतलब एक तरह से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एक सीज़न आया तो उसके बाद दूसरा सीज़न तो आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ पर सैड होने की बजाय उन्होंने उस चीज़ को इंजॉय किया, एक तरह से उसको उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट किया। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसजॉइंट बिटवीन अर्ली एंड लेट रोमांटिसिज्म। आई होप ये आपको मीनिंग समझ आ गए, बिकॉज देखो मीनिंग समझ आ गया, कौन कौन से पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो, अगर आपको वो समझ आ गए तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ठीक है जी, ये 3 टॉपिक्स जो हमारे पोएम में थे ये कंप्लीट हो गई है पोएम, तो इसमें से अभी और कोई क्वेश्चन नहीं बचता। बाई चांस अगर कोई और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आई विल चेक ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो मैं ज़रूर आपके साथ एक बार डिस्कस करूँगी, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं अपनी क्विक रिविजन यहाँ पे करवा दिया। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है जी, and this is all about today. वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Please keep motivating. Thank you very much.